नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइव ट्रेस में। और आज हम बात करने वाले हैं भारत की अर्थव्यवस्था और ग्लोबल इकोनॉमी के बीच में कंपैरिजन करके कि भारत की अर्थव्यवस्था किस स्टेज में खड़ी है और आईएमएफ ने भारत की इतनी तारीफ क्यों की है। दोस्तों, अभी हाल ही में आईएमएफ ने भारत की जो एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको कट किया है, लेकिन फिर भी एक हाईएस्ट ग्लोबल ग्रोथ रेट के साथ साथ भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि हमें भारत से काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। दोस्तों, अभी आजकल जैसा कि हमें पता है कि बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं इन्फ्लेशन की समस्या से पीड़ित हैं, जिसमें अमेरिका, यूएस के साथ साथ टर्की और यूरोपियन इकोनॉमीज़ सभी प्रभावित हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं है। तो दोस्तों, इन्फ्लेशन में अमेरिका 8% से भी क्रॉस कर चुका है, जो कि पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा है। टर्की 83% इन्फ्लेशन के साथ एक हायर इन्फ्लेशन की सिचुएशन में बना हुआ है। यूरोजोन भी 10% से ज़्यादा इन्फ्लेशन रिकॉर्ड कर चुका है सितंबर 2022 में, और भारत में भी जो अर्थव्यवस्था की इन्फ्लेशन है वो 7.4% अंकित की गई है। दोस्तों, इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहला कारण कोविड बताया जा रहा है। जो जितने भी स्टडी किए, जो भी इकोनॉमिस्ट्स हैं, सभी ने कोविड को मेन कारण बताया है। अब कोविड मेन कारण कैसे हो सकता है? कोविड में सबसे पहले तो सप्लाई चेन ब्लॉकेज हमें देखने को मिली। सप्लाई चेन ब्लॉकेज क्या होता है? सप्लाई चेन, देखो, एक जगह पर कोई भी चीज़ प्रोडक्शन नहीं होता है। किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन एक जगह नहीं होता है। उसका जो भी मटेरियल होता है, जो भी उसके पार्ट्स होते हैं, वो अलग अलग कंट्रीज से इंपोर्ट किए जाते हैं। जैसा कि हम बात करें कार की, तो कार की मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारे देशों से आने वाले प्रोडक्ट्स के द्वारा की जाती है। जैसे कि म्यूजिक सिस्टम कहीं और से आता है, उसमें लगने वाली चिप कहीं और से आती है, टायर कहीं और से आ सकता है, और इंजन कहीं और से आ सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे उसके जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग कंट्री से या फिर देश के अलग अलग पार्ट्स से मंगवाए जाते हैं, और उसके बाद उसकी असेंबलिंग करके और कार का निर्माण किया जाता है। अब क्योंकि कोविड में कंप्लीट लॉकडाउन था, जिसकी वजह से सप्लाई चेन ब्रेक हो गया। ये सभी चीज़ें, जो भी पार्ट्स कहीं से आने थे, उनकी सप्लाई जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। इसी प्रकार अन्य बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जिनको रॉ मटेरियल किसी और देश से मंगवाना था, उनकी सप्लाई चेन में बाधा पहुंच गई, और ये प्रोडक्शन जो है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो गया। अब जैसा कि सिंपल इकोनॉमिक्स का रूल है, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगी, और सप्लाई के बाद अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे और वो इन्फ्लेशन का रूप ले लेगी। तो अगर सप्लाई नहीं होगी और डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन होगी, ये निश्चित है। अब क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर सभी लोग अपने अपने घरों में बंद थे, डिमांड एक तरह से दबी पड़ी थी। लोगों ने डिमांड नहीं किया कुछ टाइम तक, और प्रोडक्शन भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे लॉकडाउन खुला, लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया, लेकिन प्रोडक्शन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ा, और इसका कारण क्या हुआ कि इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा स्पीड में बढ़ने लगी। अब और क्या हुआ? डिमांड को बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, इसने भी एक तरह से स्टिमुलेट किया। अब क्योंकि कोविड पीरियड था, कोविड में सभी लोगों के जॉब्स, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके थे और उनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। सरकार ने लोगों को फूड और इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारा जो पैसा है वो खर्च किया लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से लोगों के पास इनकम आई, लोगों के पास पैसा आया, लिक्विडिटी आई, और जब लॉकडाउन खुला तो लोगों ने स्पेंडिंग बढ़ाना शुरू कर दिया। अब लोगों ने स्पेंडिंग बढ़ाया तो जो मनी सप्लाई के कारण हाई डिमांड क्रिएट हुई, और क्योंकि सप्लाई चीज़ों की थी नहीं, डिमांड बढ़ गई, तो इन्फ्लेशन ने भी अपना एक भयंकर रूप सामने ले लिया। डिमांड एंड सप्लाई का जो बेसिक रूल है इकोनॉमिक्स में, जैसा कि देखते हैं कि अगर डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से तो प्राइजेस बढ़ेंगे, और हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। सो ये डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, वो बेसिक प्रिंसिपल है और हमें लागू होता हुआ दिख रहा है। अब इसको टैकल कैसे किया जाए? कंट्रीज़ अलग अलग टाइप से प्रयास कर रही हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगी? जो लिक्विडिटी है मार्केट में, लिक्विडिटी को कम किया जाएगा। लिक्विडिटी को कम करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो क्वांटिटेटिव मेजर है और एक क्वालिटेटिव मेजर है। क्वांटिटेटिव में सरकार क्या करती है? मनी की मात्रा डायरेक्टली कम करने की कोशिश करती है, जिसमें कि बैंक रेट्स को बढ़ाना, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स, क्वांटिटेटिवली रिस्ट्रिक्शंस लगाना, कोटा फिक्स करना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। अब जैसा कि हमने देखा, लास्ट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने भी कहा कि जिस प्रकार से
बैंक्स लगातार रेट्स बढ़ा रहे हैं ताकि लिक्विडिटी कम की जा सके और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, वो एक खतरनाक हो सकता है अर्थव्यवस्था के लिए। क्योंकि अगर हम डिमांड को कम करने के लिए इतना ज़्यादा रेट्स बढ़ाएंगे तो ये डिमांड को बहुत ज़्यादा कम कर सकता है, और जब हमें डिमांड की ज़रूरत होगी उस टाइम डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो चुकी होगी और हम एक लंबे रिसेशन में चले जाएंगे, जो कि अर्थव्यवस्था को एक बड़ी और दीर्घकालीन मंदी में धकेल सकता है, और ये बहुत ही घातक हो सकता है। तो वर्ल्ड बैंक ने इसको ऑब्जर्व किया है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा है कि जिस प्रकार से बहुत सारे देश कंटिन्यूसली रेट्स को राइज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वो डिमांड को कम कर सकता है और ये इन्वेस्टमेंट को कम करेगा, क्योंकि डिमांड नहीं होगी तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और इन्वेस्टमेंट कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो और इनकम कम होगी लोगों की, इनकम कम होगी तो एक रिसेशन का रूप 2023 में हमें देखने को मिल सकता है, जो बहुत घातक हो सकता है अर्थव्यवस्था के लिए। तो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने सीधा सीधा कह दिया है कि ग्लोबल रेट्स हाइक कुड ट्रिगर 2023 रिसेशन, यानी कि रिसेशन आ सकता है 2023 में, जिस प्रकार हमें रेट्स हाइक देखने को मिल रहे हैं। तो एक रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इंटरेस्ट रेट्स जिस प्रकार से बढ़ाए जा रहे हैं और ये 2023 का रिसेशन ला सकती है। इसमें क्या कहा है कि विद द डिग्री ऑफ सिंक्रोनिसिटी नॉट सीन ओवर पास्ट 5 डिकेड्स टू टैकल सोअरिंग प्राइजेस, यानी कि इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए जो काम किया जा रहा है, यानी कि जो रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, वो पिछले 50 सालों में भी देखने को नहीं मिला है, जिस स्पीड से बैंक्स रेट्स हाइक कर रहे हैं। सो रेजिंग रेट्स मेक बोरोइंग मोर एक्सपेंसिव टू ट्राई टू ब्रिंग डाउन द पीस ऑफ प्राइजेस। कीमतों के बढ़ने को कंट्रोल करने के लिए जिस प्रकार से रेट्स बढ़ाएंगे, वो अल्टीमेटली डिमांड को डाउन करेंगे, ठीक है। बट इट ऑल्सो मेक्स लोन मोर कॉस्टली विच कैन स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक विकास भी रुक सकता है उससे, क्योंकि डिमांड कम होगी तो उसके लिए प्रोडक्शन भी कम किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगी, उसके बहुत सारे हमें परिणाम देखने को मिलेंगे जो कि अर्थव्यवस्था के लिए घातक हो सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने वार्निंग दी है। सो द वार्निंग फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक कम्स एट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स बाय द यूएस फेडरल एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड विच आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज की इंटरेस्ट रेट्स नेक्स्ट वीक। सो जैसा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूएस फेडरल रिजर्व ने दोनों ने बैंक रेट्स हाइक किए, उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपना ये एक तरह से बयान दिया है। आईएमएफ क्या कहता है इसके लिए? आईएमएफ ने भी अपने एक रिव्यू में कहा है कि जो विश्व की बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका ग्लोबल फोरकास्ट करते टाइम भारत की अर्थव्यवस्था को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में रखा गया है, और भारत की अर्थव्यवस्था को एक्सपेक्ट किया गया है कि 2023 में 6.1% की स्पीड से बढ़ेगी, और 2022 में इसकी स्पीड 6.8% रहने के लिए अनुमान व्यक्त किया गया है। दोस्तों, हम देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की ग्रोथ रेट 5.7% 2021 में थी, जो कि अब कम होकर एक्सपेक्टेड 1.6% रह गई और 2023 में 1% ही अनुमानित है। इसी प्रकार यूरोजोन का जो ग्रोथ रेट है वो 5.2% 2021 में था, 3.1% 2022 में, और 0.5% यानी 1% से भी आधा 2023 में व्यक्त किया गया है। जर्मनी की ग्रोथ रेट नेगेटिव में जा रही है, फ्रांस की 0.7%, इटली की -0.2%, स्पेन की 1.23%, जापान, यूके की 0.3%, कनाडा की 1.5%, और इस प्रकार से हम देख सकते हैं इंडिया की जो ग्रोथ रेट है 6.1% 2023 में व्यक्त की गई है, और 2022 के एंड तक जो भारत की ग्रोथ रेट है वो 6.8% अनुमानित व्यक्त की गई है, जो कि 2021 में भी 8.7 थी, यानी कि भारत की ग्रोथ रेट में कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। भारतीयों के लिए गर्व का विषय है कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। सो दोस्तों, इसके पीछे कारण क्या बताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा मजबूत क्यों है? इसके पीछे भारत सरकार की नीतियाँ बताई गई हैं, जो कि स्ट्रक्चरल चेंजेस, आईएमएफ के द्वारा कहा गया है कि भारत ने जो स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। जो भारत सरकार की नीतियाँ रही हैं उसने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। और दूसरी चीज़, जो भारत की कंज्यूमर बेस है, जो भारत में कंज्यूमर बेस है, उसकी वजह से भी भारत में डिमांड का लेवल एक अच्छा है, और यहाँ पर प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं।
सो मैन्युफैक्चरिंग हब जिस तरह से भारत बनता जा रहा है वो भी भारत के विकास दर को बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ाने वाला है। सो ये सभी चीज़ें भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगी और भारत एक और तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनकर सामने आएगा। इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।